अगले सत्र के लिए निमंत्रित करता हूं इस देश की दो महान विभूतियों को, मीरा कौशिक जी और प्याली रे जी, जिन्होंने पिछले 3 दशकों से इस देश की जो आर्ट्स है, इसका जो कल्चर है, यहाँ की जो गीत, संगीत, कला, उसमें बहुत श्रेष्ठ काम किया है और शीर्ष सम्मानों से भी विभूषित हैं। और उनके साथ संवाद और परिचर्चा करेंगी कृति यूके की संस्थापिका, लेखिका, कवित्री तितिक्षा शाह जी। तो आइए हम स्वागत करते हैं अगले सत्र की ओर, जो ब्रिटेन में कला और संस्कृति को समर्पित है। बहुत-बहुत आभार और अभिनंदन इन विभूतियों का। धन्यवाद। मेरे आज के दोनों मेहमान यूके में साउथ एशियन आर्ट्स के विशाल क्षितिज के सूरज और चांद हैं, जिन्होंने दिन रात एक कर भारतीय संस्कृति को यहाँ की धरती पर रोशन किया है। ये इन्हीं के डेडिकेशन और परिश्रम का परिणाम है, जो ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ से ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE से दोनों ही सम्मानित हैं, and they are consistently recognized as the top 100 influential people of Indian origin. मीरा कौशिक एवं प्याली रे से आज हम बातचीत करने जा रहे हैं ब्रिटेन में पिछले 3 दशक से आर्ट सीन कैसे विकसित हुआ, इवॉल्व हुआ। सबसे पहले तो स्वागत है आप दोनों महारथियों का विश्व रंग के मंच पर। मीरा जी, मैं सबसे पहले आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ कि हमारी कलात्मक धरोहर तो प्राचीन है, मगर यूके से संबंधित कितनी पुरानी है, और ब्रिटेन और भारत के कलात्मक संबंध के बारे में आपके क्या विचार है मीरा जी? सबसे पहले तितिक्षा जी और प्याली जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि विश्व रंग का आज का सत्र जो है वो हम दोनों को उसमें भाग लेने का मौका मिल रहा है। और आज के इस सत्र की में जब हम बात कर रहे हैं भारत और ब्रिटेन की, तो और विश्व के जितने भी देश हैं जो भाग भी ले रहे हैं इस समारोह में, उन सब से हम लोगों की स्थिति बहुत अलग है, क्योंकि ब्रिटेन और भारत का संबंध जो है वो 1600 से है। भारत और ब्रिटेन का इतिहास जो है वो अकबर और जहांगीर के दरबार से शुरू हुआ था। जब भेंटों का आदान प्रदान शुरू हुआ तो हमारे शिल्प, जेवरात, गहने, हथकरघा, सिल्क, मसालों और सभी मूल्यवान वस्तुओं का जो आदान प्रदान शुरू हुआ, फिर ये भेंटें बाद में लूट के रूप में बदल गई और हर एक ब्रिटिश अफसर के घर में पहुंच गई और वहां से पहुंच के हमारे इस देश में, ब्रिटेन में आई। आज इस देश की संस्कृति और कला में, म्यूजियम में, दरबारों में, पैतृक धरोहरों में, कई घरों में जो है हमारी भारतीय कलाओं के कई हिस्से शामिल हैं। इसी तरह से 1838 में पहली बार नृत्यांगनाएं और परफॉर्मर्स यहाँ आए, जिन्होंने एडल्फी थिएटर में नृत्य प्रस्तुत किया। भारतीय रंगमंच भी जो है वो ब्रिटिश थिएटर से जुड़ा रहा और ब्रिटिश थिएटर का भारतीय रंगमंच से प्रेरणा के कई किस्से हम लोग देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर डार्टिंगटन कॉलेज में आए और फिर सिनेमा और साहित्य। लेकिन असली जो रिलेशनशिप जो है, संबंध, वो 1947 के बाद शुरू हुआ। स्वतंत्रता पूर्व तो यहाँ सिर्फ भारतीय समृद्ध लोग ही आते थे, जो राजा महाराजा थे, वो इस देश के कुछ एक खास हिस्सों में बसे हुए थे और वो रॉयल्टीज के साथ उठना बैठना था उनका और पैसे खर्च करते थे। लेकिन 1960 के दशक में जब पाकिस्तान से मीरपुरिये और ईदी आमिन द्वारा निष्कासित गुजराती, साथ में पंजाब से श्रमिकों के दल जब इस देश में आए, तो आम भारतीय इस देश में आया। और फिर 70 और 80 के दशक में जब डॉक्टर्स आए, तो वो अपनी संस्कृति, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स अपनी संस्कृति लेकर जब आए, तो इस देश में एक ऐसा समय आया कि जब आदान प्रदान शुरू हुआ। तो प्याली की और मेरी कहानी 80 के दशक से ही शुरू होती है। प्याली, एम आई राइट? मैं ठीक बोल रही हूँ ना? बिल्कुल। तो 1980 से इस देश में जो परिवर्तन हुए, उनकी कहानी जो है वो अपने आप में एक अलग कहानी है, जिसकी हिस्सा थे हम सब।
बहुत सही। तो अगर हम मीरा जी साउथ एशियन आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री को देखें, तो 70 के दशक में कम्युनिटी स्पेसिफिक कल्चर फोकस्ड इंस्टीट्यूशन समेत भारतीय विद्या भवन की पहली शाखा लंदन में खुली। फिर 80s तक कई साउथ एशियन डांस ऑर्गेनाइजेशन स्टेट फंडिंग की अपॉर्चुनिटी के रिस्पॉन्स में इमर्ज हुए। जी तो आपने एकेडमी ऑफ इंडियन डांस बहुत ही कम उम्र में ज्वाइन किया। आज यही संस्था अकादमी के नाम से सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं अपितु वर्ल्ड रिनाउंड है। तो आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी रही, खासकर शुरुआती दौर में जब सिर्फ भरतनाट्यम कथक के क्लास तक ही सीमित था इंडियन डांस? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मुझे ये दिखने लगा था कि हम लोग अब इस देश में रहेंगे और इस देश का हिस्सा बन के ही रहेंगे। बहुत सारे लोग सपने लेकर आते हैं कि 3 साल बाद लौट जाएंगे, 5 साल बाद लौट जाएंगे, लेकिन नहीं लौट पाए। और आज मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 35 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस देश में। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम लोग वो ज़माना मल्टीकल्चरलिज्म का था। उस वक्त सब अपना जियो और जीने दो वाले हिसाब से काम कर रहे थे इस देश में। तो लेकिन कोई किसी के जीवन का हिस्सा नहीं था। और उसमें सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इस देश का हिस्सा हम अपनी कलाओं को बना दें। ऐसे समय में मैं तो 29 साल की थी जब मैंने हाँ, एकेडमी में नौकरी की। तो मुझे ये लग रहा था कि सबसे पहले मैंने देखा कि हम लोग एक जगह पे अगर इंटरनेशनल इवनिंग हो रही है तो वहाँ खड़े होकर और साड़ी समोसा और साड़ी पहन दें, समोसा खिला दें और थोड़ा जी सा जी। नृत्य दिखाकर आए। तो हम सबको अपनी जगह पर रहने का स्थान था। एक नसीम खान थी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द आर्ट ब्रिटेन इग्नोर्स। उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम वी आर आउट ऑफ साइट एंड वी आर आउट ऑफ माइंड। हम जाते थे किसी एक अगर किसी एक हॉल को हायर किया है, वहां जाओ चुपचाप और अब फिर झाड़ पोंछ कर आ जाओ। एक चावल का दाना छोड़ के मत आओ जिससे कि लोगों को पता चले कि हम हैं। इसका मतलब we were invisible, and I राइट। decided that we needed to be visible, we need to be part of the world. सबसे बड़ी चुनौती वही थी और उसके लिए मैंने फिर कई काम किए। वाह। और मैं प्याली जी से पूछना चाहती हूँ कि प्याली जी आपकी पृष्ठभूमि डांस आर्ट फॉर्म में रही है, एज अ परफॉर्मर, टीचर एंड कोरियोग्राफर। परंतु आपने कंबाइंड आर्ट्स की संस्था बर्मिंघम में 90 की दशक में स्थापना की। व्हाट इंस्पायर्ड यू एंड व्हाट वाज योर विजन इन द प्रिलिमिनरी इयर्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग संपर्क? फर्स्टली तो आई विल अपोलोजाइज कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है बिकॉज मैं Don't worry, we are on a multilingual platform, so that's Okay. absolutely fine. Thank you. Thank you. So, greetings, everybody, and thank you again for inviting me with Welcome. my very dear friend Meera and, of course, you, Titiksha. So, it's a joy to be on this platform with you too. Um, so, coming back to actually continuing what Meera was saying, was that invisibility was something that irked me when I first came here, and the first 5-6 years, I was traveling all around the country as a dance artist, doing workshops in schools, performing, community centers, and I think those years actually gave me a really good education about how this country perceived us and perceived Right. our culture. And coming from India, and actually that was my inspiration. My inspiration is my root, and it was from India and my arts. And I'm very proud about our heritage. So, it really irked that there was no recognition of that. There was no appreciation of that. So, that was what really inspired me to set When up. you say there was no appreciation of it, were you looking for it to come from the Indian diaspora or from the wider audience? Wider Indian diaspora, of course, and again, it was also how as Meera was saying, how we presented our arts. So
taking it out of those community halls, taking it out of those temples and gurdwaras, and putting it on a proscenium stage, bringing it to the mainstream theaters and audiences was very much at the root of what I wanted to do through So Sampath. I guess what they needed to see to give it a kind of respectability is Absolutely. professionalism. Absolutely, absolutely. Because that was what it was. You know, we had such a wealth of art and culture to offer this to this country. We have a wealth of not art forms, we have a wealth of artists who were practicing here. But it was very ad hoc. There was no support structure. People were isolated. They were just doing their own little things in their own community groups. So it was not possible on your own to do as much till you come together and you create a force, and there's an impact. When you come together, there's an impact. So But you had a background of being dancer here. Why combined arts? Why Sampath? I think that is where Birmingham comes in, and my experience of moving around the country actually informed that thinking. Firstly, that this, but you know, cities like Birmingham are very much diverse within the South Asian sort of community. So we have, even within Indian communities, there's a variety of, you know, languages and religions and so on. And then we have other, you know, from the Indian subcontinental countries, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka. So the diversity within our own sort of community was uh, pretty diverse. But also, I wanted to be able to offer you know, range of opportunities beyond dance, because not everybody wanted to dance or could dance or wanted to, you know, wanted to be part of that. So I wanted to have an offer so to them, so to be able to write, to be able to be part of craft activities, for music, for theater, for creating a short film or photography. So there was a whole range of art forms, and there were artists also, luckily, in the region, in the city, who we could, you know, bring together to be able to offer that. And we could connect with a wider community groups and wider community through the diversity of what we had offer, what we could offer. Dance was still very much a central art form. It continues to be, because it's my passion and that carries on through Sampath. But I think because we are a diverse, we're multi-arts organization, we offer a bit more. We can offer a lot more. On So, reflection, I sorry, would, yes, Mira. on reflection, I think Pyali should have been the director of academy. Are you kidding? तभी No. और एक जिस संस्था में काम किया वो तो नृत्यों से ही जुड़ी हुई थी, और मैं सारे समय छुप छुप करके जितनी और दूसरी विधाओं हाँ, को ला मुझे पता है। छुप के सबको ला करके और कोलैबोरेशन कर रही थी, और प्याली आराम से कंबाइंड आर्ट्स में कहीं पे भी कुछ कर सकती थी। हाँ, लेकिन ये जो है वो फोकस करके सिर्फ नृत्य और विजुअल आर्ट, डांस एंड थिएटर, डांस, तो पहले डांस मुझे रखना ही पड़ता था। उन्हें पता था कि मीरा जी है वहां पे, and हाँ, she look after the dance, and I will now go on and explore the wider art forms. Dance flourished a lot with Pyali around the country. Yeah, I mean, both Academy and Sampath have worked very, you know, together very strongly with some other organizations across the country to promote dance in all its diversity. Because again, you know, we have so much to offer, you know, Yes. from our very traditional forms to modern ones to folk. I mean, if you look at what the subcontinent of the Indian subcontinent has to offer the world, in terms of its dance, in terms of music, in terms of any form of art, visual arts, cinema, you know, we're probably one of the most richest resource for this world. So, But you know, Pyali, as Amira just said, that where, you know, first obviously came the people who came, the Asians who came back from Africa at the Idi Amin time, etc. And then the doctors came here, and you know,
the other professionals started coming. So it was time to think of that next generation, isn't it? And so how did your vision change with the advent of the 21st century? I mean, what was the hour of the need? The new Need millennium. of the hour, rather. You know, of course, the whole new generation, the millennials, isn't Yes. it? And I think, of course, we were talking of a generation who probably were not as connected as we were, our generation was, to the root country, to India. So they were born in this country and they were growing up within a very what I say contradictory cultural influences. So there was this very Western way of growing up, you know, the influences of going to the schools and colleges and everything, which was extremely Western influence. They were surrounded by all the very powerful British cultural environment, because the British culture, British offer is very strong as well. But to top it, they had the technology as well. And technology was one of the key developments of this millennium. Absolutely. It has changed how we work, how absolutely how the millennials think, how they imagine, how they create, how they respond, how they communicate is very, very different to how things were in the 70s and 80s. So that was an absolutely major influence on how we work now. Absolutely. One of the major things in the millennium. So, Meera, आपके अनुसार आज का सामाजिक मूल्यांकन, एक सोसाइटी वैल्यू क्या है? देखिए, मैं तो ये पढ़कर बड़ी हुई थी कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो जो कुछ समाज में हो रहा है वो हर क्रिएटिविटी में आता है और उसकी झलक देता है। लेकिन इस देश के संदर्भ में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये देश जो है उन इन्वेडर्स का है जो कि सेटलर्स हो गए, जो यहाँ पर आए थे, रोमन्स और नॉर्मन्स और यूरोपियंस जितने आए थे वो आए थे जीतने के लिए, लेकिन वो यहीं बस गए। इसी तरह से हम लोग जो काले और भूरे लोग, ब्राउन्स जो हैं हम लोग, we have been the last one to arrive in this country. Of course, there are yellows as well. तो लेकिन हम लोग के लिए उन पारसियों की तरह से जो है दूध में चीनी की तरह घुलना शायद इतना संभव नहीं था, मुमकिन नहीं था इतना। बिल्कुल। तो हमारे लिए जो है इस समाज में रहना और इस समाज में अपनी अस्मिता को बनाए रखना और उसके साथ इस समाज में जो घुलने का जो प्रोसेस है वही अपने आप में एक बड़ा काम था। तो सबसे जो है अक्सर जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि ये काम जो है वो भारत, हम लोग वी आर नॉट एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, हम लोग भारत का प्रतिनिधित्व इस देश में नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस देश में रह रहे हैं, हम लोग इस देश में हम लोग इस देश की टेपेस्ट्री में इस तरह से बुन जाएं जिससे कि इसका हिस्सा हो जाएं, या कि बनिस्बत इसके कि हम कुछ रंगीन पैबंदों की तरह यहाँ वहाँ चेपे जाएं। जो कि ये बात जो है ये विजुअली अगर आप इसको इमेजिन करें तभी आप समझ पाएंगे कि इस देश में भारतीयों का स्थान जो आज जो है जो बुना जिस तरह से बुना हुआ है कि हमारी भारतीय कलाएं जो है वो, मैं तो पिछले 5-6 साल से कह रही हूँ कि इंडियन क्रिएटिविटी इज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश क्रिएटिव डीएनए। अब हम लोग और वो जो ये जो बात है ये इसका एक पूरा प्रोसेस था और इस प्रोसेस का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस देश में भारतीय कलाओं पे जितना इन्वेस्टमेंट है भारत से बाहर वो सबसे ज्यादा अधिक इस देश में है। इस देश से बाहर किसी भी देश में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, सरकार नहीं करती है, चाहे वो विजुअल आर्ट हो, चाहे वो डांस हो, चाहे थिएटर हो, हर जगह आपको एक से एक अच्छे कलाकार मिलेंगे जिनका की संरक्षण है, जिनका विकास किया जा रहा है, जिनको सबसे बड़ी चीज है कि सब कमीशन होता है, उनको आर्थिक मदद होती है जिससे कि लोग नया काम कर सकें। और वो नया काम जो है जितना इस छोटे से देश में है, तो ये देश जो है एक छोटा सा द्वीप है जो कि शायद मध्य प्रदेश से भी छोटी ज्योग्राफी का है। तो
लेकिन इस किले में हमें घुसने के लिए ये बहुत जरूरी था कि हम लोग पहले समझें। जैसे अक्सर कहा जाता है कि भारत जो है वो वेस्टर्नाइज हो गया है, जी तो हमने उसका रिवर्स में प्रैक्टिकली इस देश का इंडियनाइजेशन किया। और लेकिन बातें वही की जो वो सुनना चाह रहे थे, लेकिन उसमें किस तरह से भारतीय कलाओं को के माध्यम से वो हमने वो तय किया, ये अपने आप में अद्भुत है। अगर काम जो मैंने किया है या जो प्याली ने किया है, वो एक तरह से देखा जाए तो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, चाहे केयर होम्स थे, चाहे शॉपिंग मॉल्स थे, चाहे किसी जगह पे अपनी भारतीय संस्कृति की और कलाओं की उपस्थिति अलग अलग तरह से सब लोगों ने मिलके की। चाहे वो सामाजिक संदर्भ हो, चाहे वो शैक्षिक संबंध हो, चाहे वो कलात्मक संदर्भ हो, और उसमें भी जो क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी, कमर्शियल, मॉडर्न जितने भी संदर्भ और विधाएं हैं, उसमें हम लोगों ने काम किया है। और बिना किसी झिझक के, चाहे वो थिएटर हो, बस ये है कि प्याली और मैं, हम दोनों इस शब्द को लेकर के बहुत ज्यादा आपस में जुड़े हुए हैं। वो शब्द है एक्सीलेंस, कि कहाँ सर्वश्रेष्ठ काम हो सके और किस तरह से हम भारत की कलाओं को, अपनी शिक्षा को, और बदलता हुआ समय जो है, प्याली ने अभी सब टेक्नोलॉजी की बात की, टेक्नोलॉजी अब उस सबको के पहुंचाने का माध्यम हो गया है, और हम लोग सब उसमें बहुत तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, और सीख रहे हैं हम जॉब। अब ठीक है, बच्चों की तरह हम लोग तो सीख के पैदा नहीं हुए, लेकिन बच्चों ने ही हमें बहुत सिखाया है। आपने अभी जो शब्द इस्तेमाल किया, एक्सीलेंस, दैट्स व्हाट यू स्ट्राइव फॉर। और मुझे लगता है जो काम एक एक्सीलेंस कहाँ से मिलता है, जब एक एक एक्रेडिटेशन मिलती है, जी किसी चीज जो आप काम कर रहे हैं, एंड इफ दैट्स एन एक्रेडिटेड फॉर्म, जी। जो आपने डांस में किया, तो आपके अनुसार ये कितना सफल रहा है आर्थिक तौर पे, कि इकोनॉमिक वैल्यू प्रदान करने में? देखिए, जब मैंने शुरू किया था एकेडमी में काम, तो सब बहुत सारी नृत्यांगनाएं थी जो वो अपने अपने गुरुओं से, मास्टरों से सीख कर जो आई थी, वो अलग अलग देश के हिस्सों में वो अपना अपना सिखाने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन उनके बीच में कोई सहमति नहीं थी कि वो क्या सिखा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा, उसके जो विक्टिम्स होते थे वो उनके स्टूडेंट होते थे, कि एक शहर स्टूडेंट्स, से दूसरे शहर बिल्कुल। में है। तो सब लोगों को मिला करके करीब 20 तो 22-25 साल हो गए, मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें कि कंसेंसस ऑफ क्राइटेरिया हम लोगों ने सबसे पहले किया, कि भाई ग्रेड 1 क्या होता है, कि अगर आपसे इतना सीख कर बच्चा जा रहा है तो आप उसका सम्मान करेंगे नहीं उस शिक्षा का, या नहीं। फिर कंसेंसस ऑफ क्राइटेरिया के बाद में एक स्टैंडर्डाइजेशन एग्री जब किया, तो फिर एक सिलेबस बना। फिर ये था कि उस वक्त ये हो रहे थे कि सारे के सारे जो भारतीय जो एग्जाम्स हैं, अब कई समिति हैं, और विद्यालयों के सब यहाँ होकर होते थे, वो सब दे वर इररेलेवेंट। उन सब एग्जाम्स से किसी भी छात्र को, सिवाय इसके कि आप में समझ है इस देश में रहते हुए, कोई उनको उस फायदा नहीं था। तो फिर मुझे ये पता चला कि यहाँ पर बैले, जैज स्टेप, इन सब के एग्जाम्स होते हैं, जो कि रॉयल एकेडमी ऑफ डांस और इंपीरियल सोसाइटी ऑफ टीचिंग ऑफ डांस, ये सब बड़ी संस्थाएं ये लोग करती हैं। और उसके बाद में बच्चों को वो सब सर्टिफिकेट्स लेके जब वो यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने, दाखिला लेने जाते हैं, तो उनका फायदा होता है। तो वो सारा प्रोजेक्ट करके फिर मैं ISTD के पास गई और मैंने कहा कि देखिए, हमारा ये सारे एग्जामिनेशन बोर्ड्स मूलतः बिजनेस होते हैं। जी दे जस्ट जम्प्ड अप, दे केम ऑन बोर्ड। उससे ये हुआ कि जितनी टीचर्स यहाँ पे थी, और ये अभी 20 साल पुरानी कहानी है, इसमें हुआ ये कि धीरे 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 इस देश में जितनी टीचर्स हैं वो सब जुड़ती चली गई। उन लोगों ने इसके सिलेबस और एग्जाम्स लिए, और एग्जाम अपने आप में मॉडर्न एग्जाम था, जो कि जो वेस्टर्न डांस एजुकेशन से जुड़ा हुआ था, और मूलतः बिल्कुल शास्त्रीय और परंपरा से भी कटा नहीं था। तो वो अपने आप में एक अद्भुत एग्जाम है जो पूरे अब विश्व में फैला है।
उससे ये हुआ है कि एक बच्चा जो है वो अब 8 साल तक 8 ग्रेड्स तक के एग्जाम Great. देता है, और टीचर्स की जो आर्थिक स्थितियां हैं वो अपने आप में जो है इस लॉकडाउन में बहुत गड़बड़ हुआ है। बहुत कलाकार इसमें बहुत सफर कर रहे हैं, लेकिन ये जो टीचर्स हैं, इन सब लोगों ने ऑनलाइन अपनी क्लासेस शुरू की हैं और वो वाह, सब टाइम पे हैं। तो आर्थिक दृष्टि से ये जो प्रोजेक्ट था आईएसटीडी का, ये अपने आप में उन सब कलाकारों के लिए बहुत बहुत बड़ा वरदान है एक तरह से, जी, क्योंकि इस वक्त जो है गवर्नमेंट सब्सिडी लेने वाले जितने कलाकार हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, उनके लिए सुविधाएं कम है और वो सब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। थिएटर सब बंद है, लेकिन सीखने का और वो काम जारी है। और सारे जितने डांसर्स हैं मेरी जानकारी में, अब मैं डायरेक्टली तो काम नहीं करती उनके साथ, लेकिन सब बहुत ही शांति से जीवन चला रहे हैं। वाह। और मैं प्याली जी से इनफैक्ट पूछना चाहूंगी कि प्याली, we just spoke with Meera about the social value and the economic value. Many of the publicly funded South Asian arts organizations are now compelled to articulate their cultural value, as part of the commitment to diversity. How have you managed to achieve that? And how did you manage to develop a wider participation and audience? Hmm. Um, yes, I think that developing audience has been quite a strong objective for all of us, not just for Sampad, but for most of our organizations. We have to keep developing audiences. We have to keep informing and influencing people's tastes so they come and join and enjoy our art forms. So, for example, for our literature project, we've done online writing competitions. And so we've done quite a few. Just to mention, we did like Inspired by Tagore, and that had, Ah, participants came from over, 40 countries. And so in the end, we could publish a book like this, which we oh, did in fantastic. partnership with British Council. So we've done Inspired by Gandhi, we've done Inspired by museums, and Abhibi, we're running one called My City, My Home, which is focusing on women to write about their, wherever they are, and whether they feel that the city is their home or not. Do they belong to the city? Do the city embrace them? Do they embrace the city? Because a lot of us, like myself, I've come from another country, another city, and now I'm in Birmingham. So is Kolkata a home? Is Birmingham home? Or are they both home? So a lot of people like myself are pulled. So all of these have inspired to create programs of work that is relevant and that also encourage people to participate, to connect in whatever way they can. And again, writing has been a really powerful medium, and we are really very focused on women's groups. We have a program program. I'm sorry, I can't. Looks like we've got a little bit of technical hitch with Pyali. I'm sure she'll be with us shortly. So, Meera ji, may I take the conversation ahead where Pyali left and uh, know your आपके विचार on this commitment towards diversity and literature, please. तितीक्षा जी, मैं तो मेरी जमीन साहित्य की है। तो जब इस देश में आई तो मुझे साहित्य में साहित्य से जुड़ने का बहुत कम अवसर मिला। तो अपनी एकेडमी की डायरेक्टरशिप के दौरान मुझे मौका मिला कि मैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी का मंचन करूं, और वो भी उस अवसर पे जब
प्रथम विश्व युद्ध के 100 साल हुए थे, भारतीय सिनेमा के 100 साल हुए थे, और इस कहानी के भी अपने 100 साल हुए थे। तो इन तीनों चीज़ों को मिला करके एक शो यहाँ पर मेरी संस्था एकेडमी ने किया, जिसे मैंने प्रोड्यूस किया था, और वो अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस था, जो जिसको कई अवार्ड्स मिले एडिनबरा के। किस भाषा में था ये शो और क्या नाम था? ये उसने कहा था, जो ये एक उस दौरान हिंदी सिनेमा के भी 100 साल हुए थे, तो उसको मैंने एक लिविंग साइलेंट फिल्म की तरह से उसको प्रोड्यूस किया। तो वो साइलेंट सिनेमा जो था, जो 100 साल पहले शुरू हुआ था, तो वो स्टेज पर जो है, और उसमें 100 साल पुरानी जो फुटेज थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ओरिजिनल, उसके साथ में इसको वीव करके किया हमने। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण थी कि ये भारतीय क्लासिकल इंडियन डांस का शो नहीं था, इट वाज अ वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी शो, जिसमें पूरी कहानी जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों सबटाइटल्स के साथ, तो भारत में इसको हमने हिंदी सबटाइटल के साथ किया, और इसका प्रीमियर हमने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हवा महल के प्रांगण में किया, जो अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। बहुत ही प्रेस्टिजियस वेन्यू भी है। और फिर उसको हम 4 प्रदेशों में इनफैक्ट उसको टूर करके, और फिर फाइनली उसको हम राष्ट्रपति भवन में लेके गए, जहाँ पे कि दिल्ली में राष्ट्रपति और जितने कैबिनेट के लोग थे, और दिल्ली के जो विशेष लोग जो हैं, वो सब लोगों ने मिल करके 300 खास लोगों ने उसको देखा। तो हमारे लिए ये बड़ा एक ऐसा अनुभव था जिसमें कि भारतीय कहानी को आप दैट वाज पार्ट ऑफ माय इंडिया स्ट्रेटजी। तो जो भारतीय लोग जो अपना सॉफ्ट पावर को लेकर के हिंदुस्तान में जितनी बातचीत है कि किस तरह से उसको भारत को विश्व में प्रस्तुत किया जाए, जागृत किया जाए, उसका एक बड़ा अच्छा ये एक उदाहरण था कि आप भारतीय कहानियों को किस तरह से एक वैश्विक रूप दे करके और उसे करें, और उसे देख करके उस सोल्ड आउट शोज थे हर जगह, और उसको वो सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, वो वेस्टर्न ऑडियंसेस और ग्लोबल ऑडियंसेस के लिए था वो। और I think especially oh, wonderful, Pyali. I'm glad you could join us back. Thank you. No, I just wanted to comment that usne kaha tha, this particular, the troth was also very significant because it also told the story of the contribution of Indian soldiers Exactly. in the world wars. Yes. Because they have not been recognized. That sacrifice, how they actually gave their lives, and with the sincerity with which they fought, this story brought that out. And that was a very important statement for us to make with the Army. And I think Meera getting a partnership with the Army, bringing them in, was also very significant. So I congratulate her for this. Hugely. Pyali, forever. Thank you. Well done. सही है कि ब्रिटिश आर्मी ने भी इसमें हमें सहयोग दिया। उसके बाद में उन्होंने उसका एक और टूर जो है उनके साथ, हम लोग उनके फुटप्रिंट्स पे हर जगह जाके हम लोगों ने 60,000 हिंदुस्तानी सैनिक उसमें मारे गए थे। तो अपने आप में उनकी कहानी जो है, तो भारत का और ब्रिटेन का जो संबंध है वो कई विश्व के कई देशों से बिल्कुल अलग है। और हम एक बात और अच्छी ये है कि मैं और प्याली और हमारे जैसे और कई लोग हैं इस देश में, हम सब लोग मिल के काम करते हैं। तो वो उस कोलैबोरेशन के कारण ये है कि हमारी इस देश की जो स्थिति है सांस्कृतिक और कलात्मक जगत की, वो देश के विश्व के और दूसरे देशों से बहुत अलग है। और कितनी गर्व की बात है मीरा कि हम विदेश में रहते हैं, आप भारत की कला संस्कृति को यहाँ के आर्टिस्ट के साथ मिलके और फिर भारत में ले जाना और वहाँ के दूसरे प्रांतों में, प्रदेशों में दिखाना, कितनी गर्व की बात है। टेकिंग बैक व्हाट इज आवर धरोहर बैक टू द बेस। But you have to understand one thing, that we are talking about British arts. हमने यहाँ रह करके
एक और इस बार इस विषय में बहुत विवाद हो सकता है कि हम अक्सर लोग कहते हैं कि आपका काम गिरगिट की तरह है, आप जहां जाते हैं वो वैसे ही आपके काम का रंग बदल जाता है। लेकिन जो जो टेक्निक, जो मॉर्फिंग की टेक्निक जो शुरू हुई थी, जिसमें कि आप एक चित्र पे दूसरा चित्र लगा के उस चित्र को बदल दें लेकिन उस चित्र का हिस्सा बन जाए, ये वाला काम जो था हम लोगों ने आज से 25 साल पहले शुरू कर दिया था। तो और दुनिया के कई क्षेत्रों से इस माने में हम लोग बहुत अलग हैं कि हम इस देश की संस्कृति और इस यहाँ जो भी कुछ हो रहा है उसका हिस्सा हैं। और वो हिस्सा समय के साथ में और स्थितियों के साथ में जैसे इवॉल्व होती हैं चीजें, वैसे ही हम सब निरंतर बदल रहे हैं। You know, we've been talking so much about diversity. I must say कि हम a new 50 pence coin has recently been commissioned by our Vice Chancellor Rishi Sunak, and the inscription on it is going to read "Diversity built Britain." कितने गर्व की बात है. It truly pays homage and stamps the recognition of diversity in all forms. बिल्कुल. मैं प्याली जी से पूछना चाहती हूँ कि प्याली, mental health is today's one of the most urgent issues that needs tackling, but somehow the South Asian society shies away from it. How do you think that combined arts can play a vital role for them to be more forthcoming? Yeah, I mean, we have worked in this sector. We work in partnership with the mental health agencies in Birmingham and Solihull mental health organizations. And we have worked with user groups, and our artists have created work that we have shared with wider communities. One of the main issues is the stigma that is associated with a lot of our mental health issues. We have, it's a big problem within the South Asian community. So part of it is raising awareness about it, and also getting a dialogue open up within our own communities to support each other and to understand how to heal it. The artists are not medical practitioners. We cannot cure, but we can open up, we can stimulate conversation, we can provoke a dialogue with practitioners. Yes, I think that's most important. There's a vital role for arts in healing, in trying to support communities to open up and to address some of these issues, which are absolutely critical, with not only within our communities, but also from all communities. So it's a very important part that we play. We have commissioned several productions around this area. Just last year, we were part of Bedlam Festival, which is a arts and mental health festival in Birmingham. And we did a production called No Bond So Strong, which was looking at perinatal depression. So, and that sometimes we'll be performing in theaters, because it is a theater. It's well researched theater, which tells a story about young mother and the relationships. But we will also sometimes take it to a doctor's surgery. So we perform it to 10 people, or sometimes we'll be performing it to 25 people. It doesn't matter. It's important that we use the arts to start a conversation. So we and isn't it amazing? Arts with such healing powers. Let me come to your last comment, both of you each. Meera, डांस जो कि मुख्य तौर पर थिएटर और हॉल्स में परफॉर्म हो रहा है या होते आ रहे हैं, तो इस कोरोना काल में आपने इसे कैसे जीवंत रखा? देखिए, मैं डांस एक नृत्य संस्था की डायरेक्टर थी और उसमें नौकरी कर रही थी। तो जबकि मेरा जुड़ाव साहित्य, रंगमंच, सिनेमा और भी अन्य कई विधाओं के साथ है, और मेरी रुचियां बहुत उसका कैनवस बड़ा है। तो कोरोना काल में sky was the limit and world was my oyster.
दैट इज द वर्ड। तो Wonderful. जब ऐसा समय हुआ कि जब अचानक सब कुछ बंद हो गया, तो बड़ी बड़ी संस्थाओं के जो लोग हैं वो सब चिंतित हो गए और सब लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। तो ऐसे समय में जो है मैं और कुछ बहुत ही अच्छे बेहतरीन कलाकार और इंसान जो थे, उन सब लोगों ने मिल करके एक प्लेटफॉर्म बनाया, मंच, तुरंत। और मंच जो है वो मंच यूके उसका नाम था। हाँ। देखते देखते हजारों लोग उसमें इकट्ठे हो गए और वो हर शाम को हम एक उसका एक टेलीकास्ट करते थे। और वो एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पे कि इस देश में और पूरे विश्व में जितने भी कलाकार हैं, नर्तक, खासतौर पे नृत्यांगनाएं, सब इकट्ठे एक समय पे होते थे। और हम फिर जो ब्याली जिस मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं वो अचानक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, जिसपे कि लोगों ने आके अपने बारे में बात की, अपने जीवन की विविधताओं को एक दूसरे से शेयर किया। बहुत सारी ऐसी बातें कही जो कि शायद नहीं भी कहनी थी, लेकिन उस वक्त लोग इतने परेशान थे लॉकडाउन में, इतनी अनसर्टेनिटी थी कि लोगों ने अपने आप में मंच का स्थान देखते देखते, हमारे कई ऐसे शोज हैं जो कि 75,000 लोगों ने देखे, 75,000। अब कौन कहाँ से देख रहे हैं इसको, और वो भी 3-4 महीने का ये पूरा अफेयर था। तो जीवित रखने के लिए, अपने आप को रीइन्वेंट करने के लिए और अपने आप को रीएवैल्यूएट करने के लिए मौके बहुत मिलते हैं। और आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप सोच रहे हैं और आप सही लोगों के साथ में हैं और सारी ऊर्जाएं ले रहे हैं और दे रहे हैं, तो चीजें जो है वो कहीं कम नहीं है, बहुत हो सकती हैं। Bilkul, and I'm last, ending question. We are running out of time. Pyali, what is for you a message to the future generation of artists, and especially, given in this pandemic times, I don't even know how they are financially surviving. It's a big challenge for young people, and I really feel sad because they're not enjoying their young youth as much as we did probably in this pandemic. But I have to give credit that it hasn't stopped them. A lot of them are still creating, still producing work, and I think because they are artists are storytellers, whether they're singers or dancers or theater or writers, but we are storytellers, and we tell the story of what we see around us. And we will be presenting something, a series of lockdown stories. A lot of them are artists and writers are writing lockdown stories, which we will be publishing or online very soon. So it's finding an avenue for them to channel their own energy, channeling their creativity. We are finding different ways of supporting artists, and everybody is around the country. The government, Arts Council have been pretty generous in this environment, and a lot of support has been provided. So it is there. But I hope the future will be brighter for them. And absolutely, I think we are there. Arts enables us to find courage within ourselves. Absolutely, and perhaps it's a good time for now for the community in turn to support arts, and hence, of course, our artists. प्याली और मीरा, मैं आप दोनों की तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने जो है हमें ब्रिटेन में साउथ एशियन आर्ट्स की चुनौतियां, उसका समाज में महत्व रेखांकित किया और हमारी संस्कृति को एक न केवल एक पहचान दी, अपितु एक प्रतिष्ठा उसे देने में झांसी की रानी बनकर आप दोनों ने हमारे देश का परचम फैलाया है, उसे स्थापित किया है. Thank you so much for being part of this Vishwarang celebrations and part of an international platform. Thank you. तो आज जो पहला दिन है हमारे विश्वरंग कार्यक्रम का यहाँ ब्रिटेन में, उस पहले दिन के अंत की ओर चलते हैं और समापन वक्तव्य के लिए मैं निमंत्रित करता हूँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्राध्यापक ऐश्वर्य कुमार जी को. ऐश्वर्य जी वहाँ पर हिंदी और उर्दू पढ़ाते हैं
और आपके ने जो सांस्कृतिक परिवर्तन के दर्शन और बंगाल के इतिहास और औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक भारत में हिंदी आदि कई पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। कई पत्र पत्रिकाओं में आपको हमने पढ़ा है और हम पढ़ते रहते हैं। और इन शब्दों के साथ मेरा बहुत-बहुत आभार ऐश्वर्या जी कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और केम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आप आज हमारे साथ यहाँ विश्व रंग के आयोजन में जुड़ रहे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। ऐश्वर्या जी को बुलाने के साथ-साथ, निमंत्रित करने के साथ-साथ क्योंकि ये अंतिम वक्तव्य है, समापन वक्तव्य, मैं आप सब लोगों को याद दिलाता चलूँ कि कल 7 नवंबर को हम लोग फिर 5:30 बजे यूके टाइम पर एकत्रित होंगे और कल के सत्रों में भी आपका हमें साथ और सानिध्य चाहिए होगा, तो आप लोग अवश्य पधारें। कल यहाँ पर पुस्तक चर्चा के कार्यक्रम होंगे, जो ब्रिटेन में कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और कुछ श्रेष्ठ रचनाओं का काव्य का कहानी पाठ और कथा पाठ भी किया जाएगा। तो आप सबका स्वागत हम कल भी करेंगे और इंतज़ार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं वापस निमंत्रित करता हूँ ऐश्वर्य कुमार जी को। स्वागत है ऐश्वर्य जी। आज विश्व रंग के इस आयोजन में सर्वप्रथम मैं उद्घाटन सत्र के आयोजनकर्ताओं को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने न केवल विश्व रंग आयोजन के आरंभ की लालिमा को प्रज्वलित किया, बल्कि कार्यक्रम के लिए आकर्षक ऊर्जा भी पैदा की। मैं इन सभी विभूतियों का आभारी हूं, विशेष रूप से उद्घाटन सत्र में उन सभी कलाकारों की प्रस्तुति का जिन्होंने अपनी प्रशंसनीय प्रस्तुतियां दी। यहाँ पर विशेष रूप से शिवानी सेठिया जी का सोहन रही के गीत पर नृत्य ने उत्साह और भाव विभोरता के क्षणों का लगातार अनुभव करवाया। इसके लिए उन्हें विशेष आभार। तिथि दानी जी ने बचपन में लौटने का आग्रह किया, तो डॉक्टर अजय त्रिपाठी वाकिफ ने आशावादी और हिम्मत जुटाने वाली लगाम के सारथी का चित्र खींचा। वही डॉक्टर निखिल कौशिक जी ने पीढ़ियों के अनुभव से लेकर भारत के अवलोकन और बड़े घर के सपने क्यों आते हैं जैसे यथार्थवादी प्रश्नों को उठाकर जमीनी धरातल पर लौटाया। लेकिन फिर हमें विश्वास के पुख्ता पुल पर खड़े होकर साथ साथ सूरज देखने के स्वप्न की आहट को डॉक्टर वंदना मुकेश जी ने बखूबी जगाया। बढ़ती झाड़ियों को संवारने के प्रयास मानो प्रतीकों की कई तस्वीरें दर्शाते नजर आए। डॉक्टर जकिया जुबैरी जी का इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए धन्यवाद। इसके बाद डॉक्टर पद्मेश गुप्त जी ने समसामयिक विषय ब्रेक्सिट की विडंबनाओं को बेहद मार्मिक ढंग से उकेरा। इसके लिए उन्हें भी धन्यवाद और आभार। मैं इन सभी कवि एवं कवित्रियों के शब्दों के लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं। यह आशीष मिश्रा जी के सफल संचालन को बिना साधुवाद दिए इस सुनियोजित कवि गोष्ठी की कल्पना भी असंभव थी। अतः उन्हें आभार और साधुवाद। यूनाइटेड किंगडम में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में विगत 30 वर्षों से सक्रिय प्याली रे एवं मीरा कौशिक जी के सार्थक संवाद, जिसका संचालन तितिक्षा शाह जी ने किया, यह सत्र बेहद ज्ञानवर्धक रहा। पिछले 70 वर्षों में कैसे विविध चरणों में अलग अलग दक्षिण एशियाई समूह ब्रिटेन में आए, यहाँ की परिस्थितियों के भीतर अपने आप को ढालते हुए भी अपनी संस्कृति को नया आयाम दिया, इसकी कहानी को बताने के लिए प्याली रे और मीरा कौशिक जी का विशेष धन्यवाद। विश्व रंग के इस 2 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं सभी आयोजनकर्ताओं का आभारी हूं कि उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप हम आज इसका आनंद ले रहे हैं। वातायन का भी विशेष आभार। इस दिशा में अहम कदम बढ़ाने के लिए बधाई। इस प्रयत्न में संभवतः कई अन्य कार्यकर्ता भी होंगे जिनका जिक्र करना मैं भूल जाऊं,
तो आयोजनकर्ता मुझे माफ करेंगे। मैं सभी आयोजनकर्ताओं को अपनी ओर से इस सफल आयोजन की अनेकों बधाई देता हूं। धन्यवाद एवं नमस्ते।